क्योंकि बहुत सारे कोर्ट्स प्रोनाउंसमेंट में ये कहा गया है कि जो भारत का संविधान है ये 3 चीजों पर आधारित है। एक प्रीएम्बल, दूसरा फंडामेंटल राइट और डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी। ऐसा बहुत सारे कोर्ट प्रोनाउंसमेंट जो न्यायिक निर्णय है उनमें ये कहा गया है। ये भी कहा जाता है कि जो भारत की राज्य व्यवस्था है वह समाज कल्याण की राज्य व्यवस्था है। वो समाज कल्याण की राज्य व्यवस्था है, ऐसा क्यों कहा जाता है? इसलिए कहा जाता है क्योंकि प्रीएम्बल में जो आदर्श रखे गए हैं वो आदर्श इसी ढंग के हैं जो समाज कल्याण की राज्य व्यवस्था को स्थापित करते हैं। वहां कहा गया कि हम भारत के समस्त नागरिकों को न्याय देंगे और न्याय के 3 प्रकार वहां बताए हैं। इसके अलावा स्वतंत्रता देंगे विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की। ठीक है, इसके अलावा वहां ये कहा है कि हम व्यक्ति की गरिमा, इसको सुनिश्चित करने वाली बंधुता, इसको बढ़ाएंगे। ठीक है, और प्रतिष्ठा और अवसर की समता, ये सबको उपलब्ध कराएंगे। इसलिए चूंकि प्रीएम्बल में ये आदर्श रखे गए हैं और भारत की राज्य व्यवस्था की आदर्श माने गए हैं, इसलिए ये कहा जाता है कि भारत की जो राज्य व्यवस्था है वो समाज कल्याण की राज्य व्यवस्था है, सोशल वेलफेयर की राज्य व्यवस्था है। लेकिन प्रीएम्बल में जो कुछ कहा गया है उसको प्राप्त कैसे किया जाएगा? उसका एक तरीका हो सकता है सशस्त्र विद्रोह, ठीक, क्रांति की जाए और ये सारी चीजें प्राप्त कर ली जाए। लेकिन दुनिया में आज तक कहीं भी क्रांति के माध्यम से ये चीजें प्राप्त नहीं हुई, क्योंकि क्रांति करने के लिए जो वर्ग आगे आता है वो थोड़े दिनों में गुंडागर्दी इस पर उतरता है। ये सब जगह का अनुभव है। ठीक है, दुनिया में जितने भी आंदोलन हिंसात्मक शुरू हुए हैं उनकी शुरुआत आप देखेंगे तो बड़ा आदर्श और सिद्धांत के साथ उनकी शुरुआत होती है, चाहे वो आतंकवाद हो और चाहे माओवाद हो, नक्सलवाद हो, कोई आंदोलन हो, उसकी जो शुरुआत होती है वो बड़े आदर्श और सिद्धांत के साथ होती है। लेकिन धीरे धीरे होता क्या है कि उस ढंग की वृत्ति और प्रवृत्ति रखने वाले लोग, यानी गुंडे, उसमें शामिल होते हैं और फिर उनका उस सिद्धांत और आदर्श से कोई मतलब नहीं बचता और वो सीधे सीधे अपने लाभ के लिए गुंडागर्दी और सारी चीजों पर उतर आते हैं। तो दुनिया के किसी भी हिस्से में विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता जैसी चीजें हैं, यह सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय जो कि हमने देने का वायदा कॉन्स्टिट्यूशन की प्रीएम्बल में किया, वो दुनिया के किसी भी हिस्से में आज तक किसी को हिंसा के माध्यम से या सशस्त्र क्रांति के माध्यम से दिया नहीं जा सका। लेकिन देना तो लक्ष्य है, तो इस लक्ष्य की पूर्ति के लिए 2 चीजें भारत के संविधान में शामिल की गई, एक फंडामेंटल राइट, दूसरा डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी। क्योंकि किसी भी काम को करने के 2 ही तरीके हो सकते हैं। ठीक है, आप काम कोई करना चाहो, ठीक है, सबसे पहले ये बताना पड़ेगा कि जो काम आप करना चाहते हो उसके अंतर्गत ये नहीं करोगे। ठीक है, ये सबसे पहले बताना पड़ेगा। जैसे कोई परीक्षा उत्तीर्ण करना चाहता है तो सबसे पहले ये बताना पड़ेगा कि परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए कोई भी अनुचित साधन का प्रयोग नहीं करेगा। एक आउटर लाइन खींचनी पड़ती है। जब तक कोई आउटर लाइन ना हो तब तक किसी भी काम को ठीक प्रकार से नहीं किया जा सकता। और फिर आउटर लाइन जो आप खींचते हो, जिसे आप बॉर्डर का बनाना कहते हैं, अगर आर्ट की यानी चित्रकला की भाषा में बात करें तो एक कहते हैं बॉर्डर बनाना। जब आप साड़ी का किनारा बनाया करते थे छोटे क्लासेस में, तो सबसे पहले एक बॉर्डर लाइन खींची जाती है और फिर उस बॉर्डर लाइन के अंदर आप अपनी कला और प्रतिभा का प्रदर्शन ये करते हैं। तो एक बॉर्डर लाइन खींचनी सबसे पहले जरूरी है कि जब आप इस ढंग की राज्य व्यवस्था जो प्रीएम्बल में है उसे स्थापित करने की कोशिश करोगे तो बॉर्डर लाइन क्या होगी? सबसे पहले वो चीज स्थापित करने की कोशिश होगी और उसके बाद पॉजिटिवली ये बताया जाएगा कि इस बॉर्डर लाइन के अंदर फिर ये आप करेंगे। यही किसी भी काम को करने का तरीका है। आप परीक्षा पास उत्तीर्ण करना चाहते हैं, बॉर्डर लाइन खींची गई कि अनुचित साधन का प्रयोग नहीं करेंगे। ठीक है, अब इस अनुचित साधन के प्रयोग
कि जो बॉर्डर लाइन है इसके भीतर परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए आप नोट्स बना सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, जो आपका मन आए उस ढंग से आप परीक्षा पास करने के लिए प्रयास ये कर सकते हैं। तो ठीक ऐसे ही, ठीक है, क्या किया, सबसे पहले बॉर्डर लाइन खींची, बॉर्डर लाइन, और बॉर्डर लाइन जब भी खींची जाती है तो नकारात्मक शब्दों में ही खींची जाती है। बॉर्डर लाइन खींचेंगे, परीक्षा पास करने के लिए कोई अनुचित साधन का प्रयोग नहीं करेगा, यही भाषा हो सकती है, क्योंकि सीमा आप बना रहे हो, और जो सीमा बना रहे तो सीधी बात है इस सीमा के बाहर कोई नहीं जाएगा। तो हमेशा जब भी नियंत्रण रेखा ये खींची जाएगी तब हमेशा नकारात्मक शब्दों का या तो उपयोग हो जाएगा, और अगर नकारात्मक शब्दों का उपयोग न भी हो तो भी उसका भाव नकारात्मक ही लिया जाएगा कि इस नियंत्रण रेखा के बाहर कोई नहीं जाएगा, ठीक है। और इस नियंत्रण रेखा के अंदर परीक्षा उत्तीर्ण करने के उद्देश्य से आप कुछ भी करने को स्वतंत्र हो, ठीक है ना। अब परीक्षा उत्तीर्ण करना यह उद्देश्य है, नियंत्रण रेखा के बाहर कोई नहीं जाएगा, ठीक है। परीक्षा उत्तीर्ण करना उद्देश्य है। अब इस परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए हमें लगता है कि नोट्स बना लेना ठीक है, आपको लगता है कि नोट्स की जरूरत क्या है, वो तो किताब में जो लिखा है वही आप उतार के कॉपी पे लिखे ले रहे हो, तो ये कागज की बर्बादी, इससे क्या होगा। जब तक वो संकल्पना समझ में ना आए तो आप सिर्फ लेक्चर ये डिलीवर कर रहे हो, या सिर्फ लेक्चर ले रहे हो, ठीक है ना। यानी इस नियंत्रण रेखा के भीतर परीक्षा उत्तीर्ण करने के दृष्टिकोण से सारे लोग अपने अपने ढंग से प्रयासरत हो रहे हैं, जिसकी जैसी समझ, ठीक है, वो उस ढंग से प्रयासरत हो रहा है। लेकिन अल्टीमेट उद्देश्य ये एक अथॉरिटी ने तय कर दिया कि अल्टीमेट उद्देश्य सारी क्रियाओं का परीक्षा उत्तीर्ण करना है, और उसी अथॉरिटी ने अंतिम नियंत्रण रेखा, अंतिम सीमा यह भी तय कर दी, ठीक है, कि इस रेखा के बाहर कोई नहीं जाएगा, ठीक है ना। तो वो उद्देश्य जो भारत की राज्य व्यवस्था को प्राप्त करने हैं, वो उद्देश्य जो भारत की राज्य व्यवस्था को प्राप्त करने, वो कहां वर्णित हो गए, प्रियम्बल उद्देश्य का वहां वर्णित हो गए। दीज आर द ऑब्जेक्टिव्स जिनको प्राप्त करने के लिए भारत की राज्य व्यवस्था काम करेगी, ठीक है। अथॉरिटी जिसने इन आदर्शों का वर्णन किया उसे आपने संविधान कहा, संविधान ने उन आदर्शों का वर्णन किया। तो भारत की राज्य व्यवस्था के जो आदर्श हैं वो भारत के संविधान ने, ठीक है, संविधान की उद्देश्य का जहां से प्रारंभ होता है वही वर्णित कर दिया, ठीक है। अब उद्देश्य के वर्णन मात्र से उद्देश्य प्राप्त नहीं हो जाएंगे, ये बिल्कुल तय है, क्योंकि हमने कई बार कहा कि अगर संकल्प करने से कामों की सिद्धि ये होती हो तो संकल्प लेने में और संकल्प करने में कौन पीछे है, क्योंकि संकल्प लेने में और करने में कोई मेहनत तो नहीं लगती है। जब चाहो कोई संकल्प कर लो, जब चाहो कोई संकल्प ले लो, लेकिन संकल्प को पूरा करने के लिए, संकल्प को वास्तविकता बनाने के लिए, या संकल्प को यथार्थ में संभव बना देने के लिए उद्यम और उद्योग, इसी का सहारा लिया जा सकता है। बिना उद्यम, बिना उद्योग, यानी बिना काम किए हुए वो जो आपने आदर्श के तौर पर स्वीकार किया है वो कभी वास्तविकता और यथार्थ नहीं बन सकता। तो ये चूंकि दुनिया के सारे कामों के बारे में ठीक है, तो ये बात भारत की राज्य व्यवस्था के संबंध में भी ठीक है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी, अगर आपसे कोई कहे
कि भारत की राज्य व्यवस्था सोशल वेलफेयर के कॉन्सेप्ट पर आधारित है, इसका सबूत क्या है? तो इसका सबूत आप दिखाएंगे कि भारत की राज्य व्यवस्था सोशल वेलफेयर के कॉन्सेप्ट पर आधारित है। इसका सबूत है कि भारत के संविधान में जो उद्देशिका है, उसमें जिन उद्देश्यों को प्राप्त करने की बात की गई, वे सामाजिक कल्याण, समाज कल्याण, सोशल वेलफेयर, इसी के अंतर्गत आते हैं। अर्थात यदि उन उद्देश्यों की आपूर्ति की जाएगी भारत की राज्य व्यवस्था के द्वारा, तो राज्य व्यवस्था का जो स्वरूप आएगा, ठीक है, वो निश्चित तौर पर लोक कल्याण की, ये सोशल वेलफेयर पर आधारित राज्य व्यवस्था ही कही जाएगी। या आप यूं भी कह सकते हैं कि भारत के संविधान में वर्णित तत्व, ठीक है, या भारत के संविधान की उद्देशिका में वर्णित तत्व इस बात का प्रमाण है कि भारत की राज्य व्यवस्था लोक कल्याण की राज्य व्यवस्था है, क्योंकि वहां जिन उद्देश्यों को राज्य ने अपने द्वारा प्राप्त करने की योग्य घोषित किया है, वे उद्देश्य लोक कल्याण की राज्य व्यवस्था द्वारा ही प्राप्त किए जाते हैं। अन्यथा वो व्यवस्था जो लोक कल्याण की राज्य व्यवस्था नहीं है, वो उन उद्देश्यों को अपना उद्देश्य कभी घोषित नहीं करेगी। तो संविधान ने एक उद्देश्य ये बता दिया कि ये हमें प्राप्त करना है। अब उसे प्राप्त करने के लिए कोई भी चीज केवल संकल्प से सिद्ध तो नहीं होगी। उसे प्राप्त करने के लिए उद्योग करना पड़ेगा, उद्यम करना पड़ेगा, तकनीक बतानी होगी, किस तरह आप उद्देश्यों को प्राप्त करेंगे। आपने उद्देश्य के तौर पर स्वीकार किया परीक्षा उत्तीर्ण करनी है, तो फिर परीक्षा उत्तीर्ण करने की तकनीक ये भी सोचनी होगी। कैसे कैसे परीक्षा पास करें, नोट्स बनाकर पास करें, लेक्चर सुनकर पास करें, पाठ्य पुस्तकों का अध्ययन करके पास करें, सारी जानकारी जो पाठ्य पुस्तकों में सबको प्राप्त करके पास करें, इंपॉर्टेंट पढ़ें, ये नीति निर्धारित करनी पड़ेगी, ठीक है। और साथ ही साथ क्या नहीं किया जाएगा परीक्षा को पास करने के लिए, यह भी बताना पड़ेगा, ठीक है। सबसे पहले तो यही बताना पड़ेगा कि ये नहीं किया जाएगा परीक्षा पास करने के लिए, ठीक है। और अगर आप ये करेंगे परीक्षा पास करने के लिए, जो न करना, ठीक है, आपको बताया गया है, तो फिर आपको जो नहीं करना है उसे न करने के लिए विवश करने की मशीनरी यह भी तय करनी पड़ेगी, ठीक है। क्योंकि जो मानव समुदाय होगा उसमें सब अच्छे ही नहीं होंगे कि आप कह दोगे कि ये आपको नहीं करना है, तो आदमी वो नहीं करेगा। ये आदमी का स्वभाव नहीं है, ठीक है। या ये कहें कि ह्यूमन एक्सपीरियंस तो इसके उलट है कि आदमी को जो मना करो वो वही करता है। अगर ईसाइयत या इस्लाम के सिद्धांतों पर विश्वास करें और ये माने कि आदमी का जन्म आदम से हुआ, यानी इस्लाम और ईसाइयत ऐसा कहती है, हिंदुइज्म ऐसा नहीं कहता, लेकिन इस्लाम और ईसाइयत क्या मान रहे हैं? वो ये मान रहे हैं कि सब जन्नत में आदम और हव्वा ये निवास कर रहे थे और ईश्वर की ओर से उनसे कहा गया था कि ये पौधा, इसके फल आपको नहीं खाने, ठीक है। और आदम ने उसी पौधे का फल खाया, ठीक है ना, जिसके परिणाम स्वरूप ईश्वर नाराज हुआ और इस प्राथमिक गलती जो आदम से हुई, इसके कारण आदम को पृथ्वी पर भेजा गया और संपूर्ण मानव जाति उसी से प्रारंभ हुई। ऐसा ईसाइयत और इस्लाम का विश्वास है, ठीक है। यहूदी भी ऐसा ही मानते हैं। और तीनों मत चूंकि अब्राहम से निकल रहे हैं, इसलिए तीनों का फोरफादर चूंकि इब्राहिम या अब्राहम है, इसलिए उनके तीनों के मत सृष्टि की शुरुआत के संबंध में एक ही हैं। लेकिन एक बात तो तय है कि ह्यूमन एक्सपीरियंस इसके अगेंस्ट है कि आदमी को जो मना करो वो वैसा न करे। ह्यूमन एक्सपीरियंस इसके खिलाफ है।
अगर इस्लाम और ईसाइयत के मुताबिक जो प्रथम पुरुष माने हैं उसने भी वही किया जो उसे मना किया गया, ठीक है ना, कि इस पेड़ के फल मत खाना, तो उसने उसी पेड़ के फल खाए, ठीक है ना। तो ह्यूमन एक्सपीरियंस जो कहता है वो तो ये कहता है कि आदमी वो जरूर करेगा जो उसे मना किया जाएगा, और ये हम दैनिक जीवन में भी देखते हैं, ठीक है। हालांकि इसका एक पॉजिटिव एस्पेक्ट भी है। पॉजिटिव एस्पेक्ट ये है कि अगर आदमी में ये प्रवृत्ति नहीं होगी कि मना जो किया जा रहा है उसे वो करे, ठीक है, तो नई खोजें भी नहीं होंगी, ठीक है। नई खोज होती ही तब है जब अज्ञात की ओर प्रयास किए जाते हैं, ठीक है। जो मना किया गया, क्यों किया गया मना, इसे जानने का जब प्रयास होगा कि क्यों मना किया है, तो जो मना किया गया है उसे करना ही पड़ेगा, ताकि उसके परिणामों से यह जाना जा सके कि वे परिणाम हानिकर थे अथवा लाभदायक है, क्या स्थिति थी, क्यों मना किया गया। तो ये वृत्ति और प्रवृत्ति अलग ढंग की भी बात है, लेकिन एक बात तय है कि आदमी वो जरूर करेगा जिसे करने से उसे रोका जाएगा। ये आदमी की वृत्ति और प्रवृत्ति है। इसलिए हमेशा जब आउटर लाइन खींची जाएगी, जब यह कहा जाएगा कि परीक्षा पास करनी है किंतु आप ये नहीं करेंगे, तब उस आउटर लाइन का वायलेशन होगा, ये मानकर चलना पड़ेगा। क्योंकि जो मानव अनुभव है, यानी मानव ने पीछे जो कुछ किया उससे जो निष्कर्ष निकल रहे हैं, अगर आप उनके मुताबिक व्यवस्था नहीं बनाते तो आप बेवकूफ हैं, ठीक है। क्योंकि जो पीछे घट चुका है वैसा दोबारा नहीं होगा, ऐसा सोचना ठीक बात नहीं है, या ऐसा सोचना बुद्धिमानी नहीं है। तो जब पीछे हमारा एक्सपीरियंस ये है कि आदमी को जो मना किया जाएगा वो वैसा जरूर करेगा, तो डेफिनेट तौर पर जब हम कोई नियंत्रण की रेखा, कोई सीमा रेखा ये खींच रहे हैं, तो ये हमें पता होना चाहिए कि उस सीमा रेखा का उल्लंघन होगा, ठीक है, उस सीमा रेखा का उल्लंघन होगा। तो हम ये बता रहे हैं कि परीक्षा पास करने के लिए ये नहीं करना है। हम ये नहीं कह रहे कि समस्त परीक्षार्थियों के द्वारा इस सीमा रेखा का उल्लंघन होगा, हम ये नहीं कह रहे, लेकिन परीक्षार्थियों के वर्ग में कुछ ऐसे निश्चित होंगे जिनके द्वारा इस सीमा रेखा का उल्लंघन होगा, ठीक है। और परीक्षार्थियों के उस वर्ग से जो सीमा रेखा का उल्लंघन करेगा, निपटने की अगर कोई व्यवस्था पूर्व से ही निर्मित नहीं की गई, तो विद्यार्थियों का यह वर्ग समस्त परीक्षा की शुचिता इसको प्रभावित कर देगा और परीक्षा दूषित हो जाएगी। इसलिए परीक्षार्थियों के इस वर्ग से निपटने के लिए हमें मशीनरी तैयार रखनी होगी। यद्यपि यह भी संभव है कि परीक्षार्थियों में से कोई भी सीमा रेखा का उल्लंघन करे ही ना, ठीक है। और अगर नहीं करेगा तो भी परीक्षार्थियों को यह बताना व्यवस्था के निर्धारक का कर्तव्य है कि परीक्षार्थियों को क्या नहीं करना है, ठीक है। आखिर ये पता ही नहीं होगा तो किसी परीक्षार्थी से अनजाने में ही, ठीक है, सीमा रेखा का उल्लंघन हुआ, तो हमें ये क्लियर शब्दों में नियंत्रण रेखा वर्णित तो करनी होगी कि ये नियंत्रण की रेखा है, इसके बाहर कोई नहीं जाएगा। और साथ ही साथ उस नियंत्रण रेखा से बाहर जाने वालों के लिए, ठीक है, उस नियंत्रण रेखा के जो बाहर जाएंगे उनके सुधार के लिए कोई व्यवस्था यह भी निश्चित करनी पड़ेगी, ठीक है। और उसके बाद इस नियंत्रण रेखा के भीतर परीक्षार्थी किस ढंग से उस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए काम करेंगे, इसके लिए उन्हें स्वतंत्र छोड़ देना यही उचित होगा। बिल्कुल ठीक यही व्यवस्था आपको भारत के संविधान में दिखाई देगी। उद्देश्य भारत की राज्य व्यवस्था के उद्देशिका में वर्णित हो गए, उन उद्देश्यों को हमें प्राप्त करना है। उन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए नियंत्रण की रेखा की स्थापना फंडामेंटल राइट कर रहे हैं,
ठीक है, आप भारत के समस्त निवासियों को क्या करेंगे? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय ये देंगे। ठीक है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय देने के लिए आप जो काम करेंगे, ये काम करना आपका अनुच्छेद 38, ठीक है, इसमें उद्देश्य घोषित कर दिया कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय सबको दिया जाएगा। ठीक है, लेकिन एक नियंत्रण रेखा की स्थापना ये फंडामेंटल राइट से की गई है 14, 15 और 16 में। ठीक है, 14 में उन्होंने कहा कि आप क्या करेंगे? देखें आप 38 में कहता है कि राज्य ऐसी सामाजिक व्यवस्था की जिसमें सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय राष्ट्रीय जीवन की समस्त संस्थाओं को अनुप्राणित करे और करे, भरसक प्रभावी रूप में स्थापना और संरक्षण करके लोक कल्याण की अभिवृद्धि का प्रयास करेगा। ठीक है, 38 में सबसे पहले उसने कहा कि लोक कल्याण की अभिवृद्धि का प्रयास करेगा। कैसे? ठीक है, आपका सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय राष्ट्रीय जीवन की सभी संस्थाओं को अनुप्राणित करे, इस ढंग की व्यवस्था को निर्मित करके वो लोक कल्याण की अभिवृद्धि करेगा। ठीक है, इसका मतलब सोशल वेलफेयर, समाज कल्याण, लोक कल्याण, ये भारत की राज्य व्यवस्था का उद्देश्य है। और लोक कल्याण को सुनिश्चित कैसे किया जाएगा? सबको सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय मिले, सबको। ठीक है, और सामाजिक न्याय, इसकी क्या डेफिनेशन हो सकती है? तो सामाजिक न्याय की डेफिनेशन होती है कि व्यक्ति को अपने विकास, ठीक है, और उन्नति के समान अवसर उपलब्ध कराए जाए। ठीक है ना, व्यक्ति को उसकी उन्नति और विकास के लिए समान अवसर ये उपलब्ध रहने चाहिए। ठीक है, इसीलिए कहा जाता प्रतिष्ठा और अवसर की समता, इसी को सामाजिक कल्याण कहते हैं। ठीक है, या सामाजिक न्याय कहते हैं। जब हम प्रतिष्ठा और अवसर की समता सबको उपलब्ध करा देते हैं, उसी का नाम सामाजिक न्याय होता है। ठीक है, तो आप सबको इकोनॉमिक जस्टिस, पॉलिटिकल जस्टिस और सोशल जस्टिस ये उपलब्ध कराएंगे। तो इकोनॉमिक जस्टिस का मतलब ये हुआ कि भारत के निवासियों में जो आय की असमानता है, ठीक है, ये नहीं होनी चाहिए, तभी तो आर्थिक न्याय सबको उपलब्ध होगा। ठीक है, तो आर्थिक न्याय सबको उपलब्ध हो, इसका मतलब आय की असमानता, इसको नष्ट किया जाए। आय सबकी लगभग बराबर हो जानी चाहिए। ठीक है, लेकिन अगर ये आप इस ढंग से सुनिश्चित करना शुरू कर दोगे कि जो पैसे वाले लोग हैं उनसे पैसा छीन कर गरीबों में बांट दिया जाए, तो आप में और डकैतों में फिर कोई फर्क ही नहीं है। ठीक है, जिसने उद्यम किया, जिसने पैसा पैदा किया, ठीक है, उससे पैसा छीना नहीं जा सकता। और अगर आप छीन रहे हो तो आप मुफ्तखोरी को प्रश्रय दे रहे हो, और ऐसा देश एक दिन अकर्मण्य हो जाएगा। ठीक है, और ऐसे देश में कोई काम ही नहीं करेगा। इसलिए एक नकारात्मक व्यवस्था, इसको सुनिश्चित करना, एक बॉर्डर लाइन, एक नियंत्रण रेखा ये खींचनी जरूरी है। ठीक है, नियंत्रण रेखा के अंदर फिर लोक कल्याण, इसको बढ़ावा देने वाले काम लोग करें, इसकी स्वतंत्रता देना तो ठीक होगा, लेकिन एक नियंत्रण रेखा खींचनी जरूरी होगी। और नियंत्रण रेखा उन्होंने खींची अनुच्छेद 14 के माध्यम से। उन्होंने कहा कि विधि के समक्ष समता होगी और विधि का समान संरक्षण सबको उपलब्ध होगा। सबको, जो विधि का समान संरक्षण सबको उपलब्ध होगा, तो पैसे वाले से आप उसका पैसा छीन कैसे लेंगे? ठीक है, उसे भी अपनी संपत्ति के संरक्षण का उतना ही हक होगा जितना एक गरीब आदमी को अपनी संपत्ति के संरक्षण का हक होगा। ठीक है, आप छीन नहीं सकते, यह तरीका नहीं हो सकता। ठीक है, नो डाउट लोक कल्याण ये आदर्श है, और यह आदर्श कहां है? प्रियम्बल में।
प्रियम्बल में वहां घोषित किया। इसीलिए कोर्ट प्रोनाउंसमेंट में अनेकों, रघुनाथ रेड्डी, ठीक है, हो सकता मिनर्वा मिल में भी कहा हो, देयर आर नंबर ऑफ डिसीजन, आप गूगल पे डालेंगे तो नंबर ऑफ डिसीजन आपको मिलेंगे जिनमें उन्होंने कहा है कि उद्देश्य का, फंडामेंटल राइट और डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी, ये तीन ऐसी चीजें हैं जिन पर भारत का संविधान खड़ा है, जिन पर भारत का संविधान खड़ा है। ये तीन उन्होंने नंबर ऑफ डिसीजंस में कहा है, ठीक है। और जब नंबर ऑफ डिसीजंस में कहा है तो इस बात को कहने का आधार क्या है, क्यों कह रहे हैं ऐसा कि उद्देश्य का, फंडामेंटल राइट और डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी, ये जो भारत का संविधान है इसके तीन आधार हैं। इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि प्रियम्बल ये घोषित कर रही है कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय तीनों देने हैं, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता ये देनी है, ठीक है। व्यक्ति की गरिमा को सुनिश्चित करने वाली बंधुता ये बढ़ानी है, प्रतिष्ठा और अवसर की समता सबको देनी है, ठीक है। वो आदर्श सारे के सारे प्रियम्बल में आ रहे हैं, उनको हम प्राप्त कैसे करेंगे, उसके लिए जो तरीके हैं वो फंडामेंटल राइट और डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी में वर्णित हो रहे हैं, ठीक है। और उनमें से जो मूल अधिकार है वो उस नियंत्रण रेखा की स्थापना कर रहा है, जिस नियंत्रण रेखा के बाहर जाकर उन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए जो प्रियम्बल में वर्णित, ठीक है, प्रयास नहीं किए जा सकते, ठीक है ना। और उन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए प्रयास करने का अधिकार, ठीक है ना। और प्रयास किस प्रकार किए जाएंगे, उनको करने की जो, ठीक है, या यूं कहें कि उनको करने का जो तरीका है वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी में वर्णित हो रहा है। फंडामेंटल राइट नियंत्रण रेखा की स्थापना कर रहा है, ठीक है, वो एक सीमा ये लगा रहा है कि इसके बाहर जाकर आप प्रस्तावना में या उद्देशिका में वर्णित जो उद्देश्य हैं उन्हें प्राप्त करने के लिए काम नहीं कर सकते, ठीक है। और उन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए आप काम करेंगे, ठीक है ना, उन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए आप काम करेंगे। इस प्रकार का दायित्व, इस प्रकार की जिम्मेदारी आप पर डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी रख रही है, ठीक है ना। जिम्मेदारी रखने का काम किसने किया? डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी ने, ठीक है। और डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी में जो जिम्मेदारी आपके कंधों पर रखी गई है, उस जिम्मेदारी को मूल अधिकारों द्वारा स्थापित नियंत्रण रेखा के भीतर रहते हुए, ठीक है, पूरा करना, इसके लिए योजना बनाने का काम आप पर छोड़ दिया गया, ठीक है। योजना आप खुद बना ले हैं, आप यानी स्टेट, ठीक है ना, क्योंकि फंडामेंटल राइट किसके विरुद्ध उपलब्ध है? स्टेट के विरुद्ध, ठीक है। राज्य की नीति के निर्देशक तत्व कहां, या जो नीति के निर्देशक तत्व हैं वो किसकी नीति के? राज्य की। इसका मतलब काम किसको करना है? राज्य को। राज्य को काम करना है प्रियम्बल में स्थापित उद्देश्यों की या प्रियम्बल में वर्णित उद्देश्यों की पूर्ति के लिए उस सीमा के अंदर रहते हुए काम करना है जो सीमा स्वयं फंडामेंटल राइट ने निर्धारित की है, ठीक है। और काम करना है उन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए। यह कहां लिखा है? राज्य की नीति के निर्देशक तत्वों में लिखा है कि आपको काम करना है, ठीक है, उन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए। और काम किस प्रकार करना है, ठीक है, यह राज्य पर छोड़ दिया गया, ठीक है। जैसे प्रतिष्ठा और अवसर की समता यह देनी है, ठीक है, तो इसके लिए रिजर्वेशन देंगे हम, ठीक है, नौकरियों में, या फिर
हम व्यक्ति को इतना समर्थ और सक्षम बना देंगे, यानी फ्री एजुकेशन देंगे, ठीक है। दोनों तरीके हो सकते हैं प्रतिष्ठा और अवसर की समता को सुनिश्चित करने के, दोनों तरीके हो सकते हैं। हम नौकरी दे देंगे, हम 2 रुपए देंगे, यह भी तरीका है, ठीक है ना। और हम 2 रुपए की अकल दे देंगे, यानी अकल दे देंगे आदमी को कि वो 2 रुपए कमाए, यह भी तरीका है, ठीक है ना। तो वो उद्देश्य जो उद्देशिका में वर्णित है वो आपको प्राप्त करना है। ये कहां लिखा है? ये राज्य की नीति के निर्देशक तत्वों में लिखा है कि प्राप्त करना है, और किस सीमा के भीतर रहकर प्राप्त करना है ये फंडामेंटल राइट में लिखा है। क्या प्राप्त करना है ये उद्देशिका में लिखा है। कैसे प्राप्त करना है ये आप पर छोड़ दिया गया, ठीक है। आप पर मीनिंग देर भाई, जो विभिन्न सरकारें, ठीक है, कालांतर में आएंगी, वे अपनी अपनी विचारधारा के मुताबिक फंडामेंटल राइट के द्वारा स्थापित सीमा के भीतर रहते हुए, ठीक है, उद्देशिका में वर्णित उद्देश्यों को प्राप्त करने का प्रयत्न करेंगी। यह बात कहने का जो आधार है यह तभी उत्पन्न होता है जब उद्देशिका, फंडामेंटल राइट और डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी तीनों को हम एक साथ पढ़ते हैं और तीनों को हम एक साथ देखते हैं, तब यह बात कहने का आधार उत्पन्न होता है। दैट इज वाई, इट इज द रीजन वाई द सुप्रीम कोर्ट हैज सेड in the number of decisions that preamble, fundamental right and directive principle of the state policy are going to constitute the trinity of Indian Constitution। ये 3 आधार हैं जिन पर सारा संविधान खड़ा है, ठीक है ना। और ये आपके प्री में खूब पूछा जाता है कि जो 3 आधार बताए हैं भारत के संविधान के वे कौन से हैं, तो वो प्रीएम्बल, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी और फंडामेंटल राइट। इसीलिए हम कहते हैं कि जो जे और वो हो जाते हैं उन्हें कुछ नहीं आता होता। कारण यही है कि वो सिर्फ इतना याद कर लेते हैं कि ये 3 आधार हैं जिन पर भारत का संविधान खड़ा है, और दीज आर द ट्रिनिटी ओवर विच द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज बेस्ड। लेकिन ऐसा क्यों कहा है, ठीक है, इस विषय पर उनका कोई मत नहीं होता, इस विषय को कभी वो छूते नहीं, और इसलिए बार बार ये याद करना पड़ता है कि वो प्रीलिम, प्रीलिम, स्पेशल पढ़कर, और अगर ये बात समझ ली जाए कि कैसे वो ट्रिनिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, तो फिर इसे याद करने की जरूरत है कहां बची, ठीक है ना। ये तो मतलब ही नहीं बचा कि उद्देशिका, फंडामेंटल राइट या डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी, ये 3 आधार हैं जिन पर भारत का संविधान खड़ा है। इसे जानने की जरूरत कहां बचती है, ठीक है। और इसीलिए कहा जाता है क्योंकि फंडामेंटल राइट उस नियंत्रण रेखा को स्थापित कर रहा है जिसके भीतर रहकर आपको काम करना है, इसलिए उनका नेचर नकारात्मक हो जाता है। आप पढ़ेंगे तो लगभग सारे फंडामेंटल राइट का नेचर नकारात्मक है। आप ये नहीं करेंगे, आप ये नहीं करेंगे, आप ये नहीं करेंगे, ठीक है। हालांकि कुछ फंडामेंटल राइट्स की भाषा आपको सकारात्मक दिखती है, लेकिन सकारात्मक ढंग से भी नकारात्मक बात कही जा सकती है। कैसे? हमने कहा देखो इस दरवाजे से ही जाओगे, इसमें ये कह दिया गया है कि अन्य किसी दरवाजे से नहीं जाओगे। हमने सकारात्मक ढंग से बात कही, लेकिन बात नकारात्मक कही है। और जो मंत्रियों का ढंग होता है या जो नेताओं के चमचों का ढंग होता है, सकारात्मक ढंग से ही कहने का ढंग वो अपनाते हैं। वही बात है कि उन्होंने कहा कि हाथी मर गया क्या? उन्होंने नहीं साहब, सांस नहीं लेता, खाना नहीं खाता, आंखें नहीं खोलता, ठीक है। ये हम नहीं कहेंगे कि मर गया, हम क्यों कहें, ठीक है। तो सकारात्मक ढंग से नकारात्मक बात कही जा सकती है। ऐसे या फंडामेंटल राइट में देखते हैं तो कुछ
फंडामेंटल राइट्स की भाषा आपको सकारात्मक दिखेगी, लेकिन वो सकारात्मक ढंग से नकारात्मक बात कही। जैसे उन्होंने कहा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होगी, ठीक है, इसका मतलब वो ये कह रहे हैं कि आप अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के विरुद्ध कुछ नहीं करोगे, आप ऐसा कुछ नहीं करोगे कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध है, ठीक है। भाषा सकारात्मक है, लेकिन जो उससे स्थापित किया गया है वो नकारात्मक है। इसीलिए कहा जाता है कि फंडामेंटल राइट नकारात्मक हैं, क्योंकि वे नियंत्रण रेखा या सीमा रेखा की स्थापना करते हैं, ठीक है, इसलिए प्रकृति से नकारात्मक है, ठीक है। और सीमा का उल्लंघन होगा हमेशा, क्योंकि मनुष्य की मूल वृत्ति और प्रवृत्ति है। आदम ने भी, ठीक है, सीमा रेखा का उल्लंघन किया। मनुष्य की वृत्ति है, जो उसे मना किया जाता है वो जरूर करता है। इस मनुष्य की वृत्ति ने बड़ी बड़ी खोजों को भी जन्म दिया है, लेकिन इस वृत्ति के कारण नुकसान भी होते हैं। तो इसलिए हमें यह ध्यान में रखना पड़ेगा कि मनुष्य की मूल वृत्ति व्यवस्था को तोड़ने की है, ठीक है। व्यवस्था में बंधना यह मनुष्य का स्वभाव नहीं है, इसलिए क्योंकि वो स्वतंत्र पैदा हुआ, और स्वतंत्र पैदा हुआ तो विचार के या किसी व्यक्ति के या किसी व्यवस्था द्वारा अधिरोपित किसी भी अनुशासन अथवा प्रतिबंध को स्वीकार नहीं करेगा। इस बात को ध्यान में रखना पड़ेगा, और इसलिए हमें वो व्यवस्था भी बनानी पड़ेगी कि अगर उस नियंत्रण रेखा का उल्लंघन होता है, अर्थात फंडामेंटल राइट का वायलेशन होता है, देन हाउ कैन वी इस्टेब्लिश, ठीक है, द कंट्रोल ओवर द एक्ट ऑफ दोज, ठीक है, हु आर गोइंग टू इंक्रोच द लिमिटेशंस इम्पोज बाय फंडामेंटल राइट। और इसके लिए आप देखते हैं अनुच्छेद 32, 226, और अब तो एक नई व्यवस्था ह्यूमन राइट कमीशन वो भी डेवलप हुई है, ठीक है ना। तो फंडामेंटल राइट ये प्रकृति से नकारात्मक है। अब चूंकि उद्देश्य जो संविधान में वर्णित हुए, संविधान की उद्देशिका में, वहां तो वर्णन है सिर्फ ना, वहां तो नरेशन है कि भारत की राज्य व्यवस्था इन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए काम करेगी, यह भी नहीं लिखा है, बल्कि वहां तो सिर्फ इतना ही लिखा है कि इन चीजों को प्राप्त करने के लिए हम भारत के नागरिक इस संविधान को अधिनियमित एवं आत्मार्पित करते हैं, बस इतना ही लिखा है ना। वहां तो सिर्फ उद्देश्यों का वर्णन है, सिर्फ उन उद्देश्यों को प्राप्त करना भी है, यह वहां लिखा ही नहीं है, ठीक है। और इसको अधिकृत तौर पर लिखना जरूरी है, इसलिए इसको अधिकृत तौर पर भाग 4 में लिख दिया, ठीक है ना। भाग 4 में लिखा, कहां, अनुच्छेद 38 में, कि राज्य क्या करेगा, लोक कल्याण की राज्य व्यवस्था स्थापित करने का, ठीक है, प्रयास करेगा। लोक कल्याण की राज्य व्यवस्था कैसे स्थापित करेगा, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, ये सभी संस्थाओं को अनुप्राणित करे, ये व्यवस्था करेगा। और जब ये व्यवस्था होगी तो लोक कल्याण की अभिवृद्धि ऑटोमेटिकली होगी, ठीक है ना। अब सामाजिक व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था और राजनैतिक व्यवस्था, ठीक है ना, इसको इस ढंग से चलाना है कि लोक कल्याण की अभिवृद्धि हो, ठीक है। उन्हीं उद्देश्यों का वर्णन यहां है जो उद्देशिका में वर्णित हुए, लेकिन उन उद्देश्यों का वर्णन अब जिस ढंग से हो रहा है उसमें उन उद्देश्यों को प्राप्त करना है, यह बात अधिकृत तौर पर लिखी जा रही है कि वहां सिर्फ उद्देश्यों का वर्णन कर दिया, सिर्फ यह कि इस संविधान को हम इसलिए आत्मार्पित कर रहे हैं, अधिनियमित और आत्मार्पित कर रहे हैं इन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए। लेकिन इन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए राज्य काम करेगा, यह 38 में लिखा जा रहा है, अनुच्छेद 38 इसका वर्णन कर रहा है कि राज्य को काम करना है इन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए, ठीक है। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, इसे प्राप्त करने के लिए काम करना है, ये यहां अनुच्छेद 38 में भाषा आ रही है। और जब ये प्राप्त करेंगे तो लोक कल्याण की अभिवृद्धि होगी, अपने आप ही होगी। यानी अनुच्छेद 38 एक
सकारात्मक ढंग से उन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए काम करने का दायित्व राज्य के ऊपर रख रहा है, जिन उद्देश्यों का वर्णन प्रस्तावना में हुआ। ठीक है, पॉजिटिव एक्ट करने के लिए डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी कमांड दे रहा है, समादेश दे रहा है। ठीक है, अच्छा, अब 38(1) में जब ये आदेश दिया अथॉरिटी ने, यानी संविधान ने, कि आपको इस ढंग से काम करना है कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय ये समाज जीवन के सभी क्षेत्रों को अनुप्राणित करे ताकि लोक कल्याण की अभिवृद्धि हो, जिससे कि प्रियम्बल में वर्णित उद्देश्य प्राप्त हो, तो आप कैसे काम करें, क्या करें, कैसे नहीं क्या करें कि ऐसा हो, क्या करें। ठीक है, कैसे नहीं क्या करें, तो क्या करें ये 38(2) में उन्होंने बताया। उन्होंने 38(2) में कहा राज्य विशिष्टतया। ठीक है, राज्य विशिष्टतया आय की असमानताओं को कम करने। आप सिर्फ यही करेंगे नहीं, स्पेसिफिकली उसने कहा राज्य विशिष्टतया, यानी अगर आप ये करेंगे स्पेसिफिकली तो डेफिनेटली जो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय है वो, ठीक है, राष्ट्र जीवन की सभी संस्थाओं को अनुप्राणित करेगा और उससे लोक कल्याण की अभिवृद्धि होगी। ठीक है ना, तो यू कैन नॉट आइसोलेट आर्टिकल 38 सबसेक्शन 2 फ्रॉम द आर्टिकल 38 सबसेक्शन 1। ठीक है, बोथ आर सप्लीमेंटल टू ईच अदर। ठीक है, क्योंकि एक जगह उद्देश्य को प्राप्त करने का सकारात्मक कर्तव्य राज्य पर रखा गया, तो दूसरी ओर 38(2) में यह बताया गया कि आप क्या करें कि 38(1) द्वारा अनुचिंतित राज्य व्यवस्था स्थापित हो। ठीक है ना, यह 38(2) में बताया। ठीक है, और इसीलिए इट कैन बी सेड कि 38(1) और 38(2) मिलकर 38 बन रहा है। ठीक है ना, क्योंकि 38 कंप्लीट बिना 38(2) के नहीं हो सकता। ठीक है, आप क्या प्राप्त करेंगे ऊपर लिखा है। ठीक है, आपको यह करना है, उसकी प्राधिकृत घोषणा 38(1) में, और उसे जो प्राप्त करना है उसे प्राप्त करने के लिए क्या करें आप, ये 38(2) में। ठीक है, और 38(2) में लिखा है कि ये करें आप, तो ऊपर वाली चीजें हैं, यानी 38(1) द्वारा अनुचिंतित राज्य व्यवस्था स्थापित हो जाएगी लोक कल्याण की। लेकिन 38(2) में जो कहा है वो कैसे करें, ये सोचना आप पर छोड़ दिया। ठीक है, यानी जो विभिन्न सरकारें अपने अपने सामाजिक और आर्थिक कार्यक्रमों के साथ, ठीक है, देश में सत्ता संभालेंगी, वो ये सोचें कि 38(1) द्वारा, ठीक है, घोषित राज्य व्यवस्था 38(2) द्वारा बताए गए कामों को करने से किस प्रकार प्राप्त की जाए, इसके लिए नीति निर्माण का काम उन्होंने देश में विभिन्न जो सरकारें आएंगी उन पर छोड़ा है। ठीक है ना, करना यह है कि लोक कल्याण की राज्य व्यवस्था स्थापित करनी है। ठीक है, अगर आप उसको प्राप्त करना चाहते हैं तो क्या करें, आय की असमानता को कम करने का प्रयास करें। ठीक है, 38(2) में कहता है राज्य विशिष्ट आय की असमानताओं को कम करने का प्रयास करेगा, और वे न केवल व्यक्तियों के बीच बल्कि विभिन्न क्षेत्रों में रहने वाले और विभिन्न व्यवसायों में लगे हुए लोगों के समूहों के बीच भी प्रतिष्ठा, सुविधाओं और अवसरों की असमानता समाप्त करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, लोक कल्याण कैसे प्राप्त होगा, लोक कल्याण आपको करना है, आपको यह करना है कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय ये समाज जीवन के सभी क्षेत्रों में अनुप्राणित हो। ये अगर आप करना चाहते तो आपको क्या करना चाहिए, ये 38(2) बता रहा है। आपको स्पेसिफिकली आय की असमानता को दूर करने का प्रयास करना चाहिए। ठीक है, दूसरा प्रतिष्ठा, अवसर। ठीक है, आपका कहता है प्रतिष्ठा, सुविधा और अवसर, यानी फैसिलिटी, अपॉर्चुनिटी एंड स्टेटस। स्टेटस यानी प्रतिष्ठा, प्रतिष्ठा, अवसर और सुविधा, इनके बीच जो असमानताएं हैं, किसी को ज्यादा प्रतिष्ठा हासिल है, किसी को सुविधा ज्यादा हासिल है, किसी को
अवसर ज्यादा उपलब्ध हैं, इनकी जो असमानता है पूरे देश में, इसको आप समाप्त करने का प्रयास करें तो 38(1) में जो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय अनुप्राणित करती हुई राज्य व्यवस्था स्थापित करने का सकारात्मक कर्तव्य आपके ऊपर रखा गया है, जो कि संविधान की प्रस्तावना द्वारा घोषित है, वो ऑटोमेटिकली आपको हासिल हो जाएगा, स्वतः आपको प्राप्त हो जाएगा, ये होगा। लेकिन आप आय की असमानता को दूर करने का प्रयास कैसे करें? ठीक है, क्या करें कि आय की असमानता दूर हो? इस विषय पर सोचने और योजना बनाने का काम आपका, यानी आपका मीनिंग देयर बाय कार्यपालिका, क्योंकि काम तो कार्यपालिका ही करती है, ठीक है ना। ऐसे विषय पर विधायन करने का काम विधायिका, लेकिन नियंत्रण रेखा, सीमा रेखा कौन सी रहेगी? फंडामेंटल राइट की। आप आय की असमानता दूर करने के लिए राहुल गांधी की तरह ये नहीं बताएंगे कि हम जो है वेल्थ टैक्स लगाया जा सकता है, ठीक है, वेल्थ टैक्स लग सकता है, इसमें कोई दो मत नहीं, लेकिन वेल्थ टैक्स का मतलब यह नहीं हुआ कि आप हमारी संपत्ति छीनकर किसी को बांट देंगे, ठीक है ना। हमारी संपत्ति छीन नहीं सकते आप, ठीक है, और छीनेंगे तो फंडामेंटल राइट है, ठीक है। और फंडामेंटल राइट क्या कहेंगे कि पहली चीज विधि का समान संरक्षण सबको उपलब्ध होगा, विधि के समक्ष समता होगी। मेरी छीनेंगे कैसे आप? लूटेंगे कैसे? दूसरे को कैसे दे देंगे? ठीक है ना। अब आप कहेंगे अनुच्छेद 14 में तो सिर्फ इतना ही लिखा, विधि के समक्ष समता होगी, विधि के समक्ष, ठीक है। हम कानून बनाए देते हैं कि हम आपकी लूटेंगे। भाई लूट को आप लूट क्यों कह रहे हो? इसलिए ना क्योंकि आईपीसी उसे लूट बता रही है, इसलिए तो कह रहे हो। हम अभी ये कह देते हैं कि अगर पुलिस लूट करेगी तो लूट नहीं होगी, ऐसा कानून बनाए देते हैं, तो फिर अनुच्छेद 21 आएगा, ठीक है। विधि, उसका अंतर्निहित गुण क्या है, इसकी बात चलना शुरू हो जाएगी, ठीक है ना। ला, उसका कुछ अंतर्निहित गुण है, नहीं कर सकते आप ऐसा। और अनुच्छेद 14 निरंकुशता का विरोध करता है, नो डाउट, लेकिन युक्ति संगतता का एकमात्र स्रोत अनुच्छेद 14 है, ये नहीं है। ये कानून का अंतर्निहित गुण है। ये हम लोगों ने संपत्ति के अधिकार पर जो बात की थी तो देखा था। तो आप ऐसा कानून बना कैसे सकते हो कि मेरी संपत्ति लूट कर दूसरे को दे दोगे? ऐसे कैसे हो सकता है? आय की असमानता दूर करनी है आपको, नो डाउट, लेकिन तरीका यह तो नहीं हो सकता, ठीक है। तो आउटर लिमिट वहां, सकारात्मक काम करने का दायित्व तो यहां, ठीक है, और आदर्शों का वर्णन प्रियम्बल में। दैट इज वाई ये कहा जाता है कि भारत के संविधान के 3 आधार हैं: उद्देशिका, मूल अधिकार और राज्य की नीति के निर्देशक तत्व। और ये सिर्फ, और इसीलिए यह भी कहा जाता है कि फंडामेंटल राइट नकारात्मक प्रकृति के हैं, राज्य की नीति के निर्देशक तत्व सकारात्मक प्रकृति के हैं। और जो प्रियम्बल है वो कॉन्स्टिट्यूशन का आवश्यक भाग है, क्योंकि उसमें आदर्शों का वर्णन है, आप उसे अलग नहीं मान सकते। जैसे गोलकनाथ में कह दिया कि साहब वो तो सेपरेट है, उससे कोई मतलब नहीं। केशवानंद भारती में कहा नहीं, वो उसका भाग है। और आगे के नंबर ऑफ डिसीजंस में ये कहा कि ये 3 आधार हैं, ठीक है। अब चूंकि हमेशा जो नकारात्मक काम है वो अगर किया जाए तो नकारात्मक काम करने से रोकने के लिए मशीनरी ये जरूरत है। इसलिए फंडामेंटल राइट प्रवर्तनीय घोषित किए गए, ठीक है ना, कोर्ट के द्वारा इन्फोर्सेबल घोषित किए गए, क्योंकि नकारात्मक या जो नियंत्रण रेखा है उसके उल्लंघन को प्रभावी तौर से रोकने की व्यवस्था ये करनी ही होगी। नकल करेंगे लोग, आदत में है, परीक्षा पास करने के लिए नियंत्रण रेखा का उल्लंघन होगा, तो उसके लिए नियंत्रण रेखा का उल्लंघन न हो उनको सतत सावधान रहना होगा जो व्यवस्था की स्थापना कर रहे हैं। तो चूंकि संविधान व्यवस्था की स्थापना कर रहा है, नो सुप्रीम कोर्ट, नो लेजिस्लेचर, क्योंकि वो तो तीनों राज्य के ही अंग हैं और समान तल पर है। क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ये व्यवस्था का निर्माण कर रहा है, इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया स्वयं में व्यवस्था निर्मित कर रहा है कि एनीबडी
ठीक है, विल वायलेट द फंडामेंटल राइट, then we will issue the instruction, directions, ठीक है, and writs, including those 5 writs which are named by us, which are named by law, or which are known by us as the mandamus, habeas corpus, etc., etc. And they can issued by the High Court and Supreme Court under Article 32 and 226 also. And there is another development, ठीक है, like Human Rights Commission, you can get imposed your fundamental right through that machinery also, ठीक है। तो ये स्थिति निर्मित हुई है। हाँ, जहां पर डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी की बात है, तो चूंकि वो सकारात्मक काम करने का कर्तव्य है, ठीक है, इसलिए आपको सिर्फ बताया गया है कि आप ये सकारात्मक काम करेंगे, ठीक है। सकारात्मक काम आप नहीं करोगे, ठीक है, तो आप परिणाम भुगतोगे, ठीक है। आपको परीक्षा पास करनी है, परीक्षा पास करने के लिए आप ये नहीं कर सकते, वो करोगे, हम बैठे हैं, आपने नकल की, हम बुक कर देंगे आपको, ठीक है, हम नहीं करने देंगे आपको। परीक्षा पास करने के लिए, परीक्षा पास करना आपका काम है, ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी कर रहा है, कह रहा है, ठीक है ना। परीक्षा पास करने के लिए विद्यार्थी प्रवेश लेगा, ये प्रियम्बल कह रही है, ठीक है ना। परीक्षा पास करना है, अब आपको करना है, अब आप तय करो कि वो तो नहीं कर सकते अनुचित साधन का प्रयोग, कैसे करोगे। हम आपकी सहायता भी किए देते हैं कि अगर आप पढ़ोगे, अगर आप याद करोगे, ठीक है, तो परीक्षा पास हो जाएगी, यानी आय की असमानता दूर करोगे, प्रतिष्ठा, सुविधा, ठीक है, और अवसर के असंतुलन को दूर करोगे, तो ऑटोमेटिकली लोक कल्याण हो जाएगा। ये हम बताए भी देते हैं आपको, लेकिन ये कैसे करना है ये हम आप पर छोड़ते हैं। आप लाइब्रेरी से किताबें लेकर पढ़ोगे, नोट्स बनाओगे, क्या करोगे ये आपकी जिम्मेदारी है, और अगर नहीं करोगे तो फेल हो जाओगे, हमें उससे क्या लेना देना, ठीक है ना। नहीं करोगे तो फेल हो जाओगे। इसीलिए अनुच्छेद 37 कहता है कि न्यायालय द्वारा प्रवर्तन ही नहीं है, न्यायालय द्वारा प्रवर्तन ही नहीं है, क्योंकि प्रवर्तन योग्य इन्हें बनाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ये सकारात्मक आदर्शों की स्थापना कर रहा है, और सकारात्मक आदर्शों की स्थापना करने के कारण अगर इन आदर्शों की पूर्ति के लिए राज्य प्रयास नहीं करेगा, तो राज्य आगामी चुनावों में, ठीक है, राज्य का वो अंग जिसे चुनावों में जाना है, वो स्वयं इसका परिणाम देखेगा, ठीक है। इसलिए कोई जरूरत नहीं है इसको इन्फोर्स कराने के लिए, किसी मशीनरी के निर्माण के। नकारात्मक जो दायित्व है, सीमा रेखा का जो उल्लंघन है, उसको रोकने के लिए मशीनरी का निर्माण जरूरी है, लेकिन इसको रोकने के लिए मशीनरी का निर्माण जरूरी नहीं है, क्योंकि आप परीक्षा पास करने के लिए काम नहीं करोगे तो रिजल्ट आपके सामने होगा, ठीक है। आप इन काम जो राज्य की नीति के निर्देशक तत्व इन्हें प्राप्त करने का प्रयास नहीं करोगे, तो अगले चुनावों में आपको पता लगेगा। हाँ, ये कहना अधिकृत तौर पर जरूरी है कि राज्य की नीति के ये निर्देशक तत्व मूलभूत हैं और उन्हें पालन करना चाहिए, ये कहना जरूरी है, तो कह दिया 37 में, ठीक है। साथ ही साथ इनको इन्फोर्सेबल इसलिए भी नहीं रखा क्योंकि ये सकारात्मक काम करने का दायित्व राज्य के ऊपर रखते हैं, और सकारात्मक काम करने का दायित्व जब किसी पर रखा जाएगा, ठीक है, तो बहुत बातों पर विचार करना पड़ेगा, ठीक है, बहुत बातों पर विचार करना पड़ेगा। इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि तुम्हें परीक्षा पास करना ही होगा, क्योंकि परीक्षा पास करना ही होगा अगर हमने ये कहा, और अगर तुमने परीक्षा पास नहीं की तो तुम अमुक दंड भोगोगे। अब हो सकता तुम्हारी टांग ही टूट जाए उस दिन। एग्जाम से पहले कोई ऐसी आकस्मिक घटना आपके घर में घटे, ठीक है, वो खुशी की भी हो सकती है, वो दुख की भी हो सकती है, जिसके कारण बिना किसी दोष भी के भी आप पास नहीं कर पाए, तो एक तो आप दुखद परिस्थिति में पड़े, ठीक है, या सुखद परिस्थिति जिसमें आप ऐसी परिस्थिति में पड़े जिसमें आपका कोई दोष नहीं, और दूसरा हम आपको दंडित करें कि आपने परीक्षा पास नहीं की तो अमुक दंड आपको देंगे, ये कहां का न्याय होगा। तो चूंकि सकारात्मक कृत्य करना, आय की असमानता को दूर करना,
ठीक है, ये बहुत चीजों पर डिपेंड होगा, बहुत चीजों पर डिपेंड होगा। ठीक है, देश का राजनीतिक वातावरण क्या है, ठीक है, युद्ध की स्थिति है। अब इस समय हम शांति की स्थापना देखें या कि असमानता को दूर करने का प्रयास करें? ठीक है, इस समय हम क्या करें? हम रक्षा, अस्तित्व की रक्षा की लड़ाई लड़ें, ठीक है, या प्रतिष्ठा और सुविधा और आय की असमानता को दूर करने का प्रयास करें? क्या करें? ठीक है ना, फिर हम प्रतिष्ठा, आय और सुविधा की असमानता को दूर करने का प्रयास करेंगे। मेरी जितनी जेब अलाउ करेगी उतना ही तो करेंगे। ये सारा इसमें लगा दे, बाकी सारे देश की जनता को भूखों मार दें, क्या करें? ठीक है ना, तो इसलिए इसे न्यायालय द्वारा प्रवर्तन के योग्य किया भी नहीं जा सकता। ठीक है ना, करना जरूरी भी नहीं है, क्योंकि सकारात्मक कार्य करने का कर्तव्य है। और अगर आप सकारात्मक कार्य नहीं करोगे तो उसका परिणाम आप देखोगे स्वयं। ठीक है, और किया जा भी नहीं सकता, क्योंकि काम का होना ये सिर्फ कर्ता की इच्छा पर निर्भर नहीं है। हम काम करना चाहते हैं इसलिए काम हो ही जाएगा, कोई जरूरी नहीं। ठीक है ना, हमने आपसे कई बार चर्चा की कि जो आप चाहते हो वो हो ही जाए, ये कोई आवश्यक बात नहीं है। वो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। आपके संपूर्ण प्रयास के बावजूद न हो, ऐसा भी हो सकता है, और आप प्रयास ही न कर पाओ, ऐसा भी हो सकता है, अपनी संपूर्ण इच्छा के बावजूद। ठीक है ना, तो चूंकि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी ये सकारात्मक कार्य करने का कर्तव्य है, इसलिए इसको न तो प्रवर्तन के योग्य न्यायिक प्रक्रिया से बनाया जा सकता है, न बनाया गया है। ठीक है, और इसे इस प्रकार का नहीं बनाया गया है। ये जो अधिकृत व्याख्याकार है संविधान का, यानी उच्चतम न्यायालय, उसके द्वारा घोषित भी किया गया है कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी को इन्फोर्स करने के लिए हम कोई मैंडेमस या कोई रिट जारी नहीं कर सकते। ये लेकिन ये अधिकृत तौर पर अनुच्छेद 37 में घोषित हुआ है। ठीक है, कि ये प्रवर्तन के योग्य नहीं है, हो भी नहीं सकता, होना चाहिए भी नहीं। किंतु यहां घोषित तत्व राज्य की नीति के निर्देशक तत्व हैं, और उन्हें अपनी नीति निर्माण में लागू करना राज्य का प्राथमिक कर्तव्य है। ठीक है, यह अधिकृत घोषणा सिर्फ 37 में की गई, अदरवाइज इसकी कोई जरूरत भी नहीं। लेकिन 37 में अधिकृत घोषणा की गई है, चूंकि ठीक है की गई है, इसलिए राज्य का यह नैतिक कर्तव्य है कि यद्यपि न्यायिक तौर पर इन्हें इन्फोर्सेबल नहीं किया जा सकता, फिर भी राज्य का जो कार्यकारी अंग है या राज्य का जो विधायी अंग है, वो अपने द्वारा काम किए जाने में इन तत्वों को लागू करे, क्योंकि ये प्राथमिक कर्तव्य है। और ये उसी अंग द्वारा, ये उसी अथॉरिटी द्वारा मूलभूत घोषित किया गया है, प्राथमिक कर्तव्य घोषित किया गया, जिसके द्वारा स्वयं कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका की संरचना हुई है। ठीक है, तो आप अपने अधिकारों के बारे में अगर जागरूक है, यानी विधायिका और कार्यपालिका अपने अधिकारों के बारे में जागरूक है, तो उसे अपने कर्तव्यों का भी उतना ही सम्यक ध्यान रखना चाहिए। और चूंकि ऐसा अपेक्षित है तो वो ध्यान रखेंगे, ये माना गया है। ठीक है, और नहीं रखेंगे तो उसका परिणाम देख लेंगे। चूंकि ये सकारात्मक कार्य करने का कर्तव्य है, इसलिए न करने पर परिणाम आप देखेंगे। और चूंकि आपकी इच्छा के बावजूद ऐसा न हो पाए, इसकी संभावना है, इसलिए इनको न्यायिक तौर पर प्रवर्तनीय घोषित करना उचित नहीं होगा, उपयुक्त नहीं होगा। इसीलिए इन्हें न्यायिक तौर पर प्रवर्तनीय घोषित नहीं किया गया है। लेकिन ये राज्य की नीति के मूलभूत तत्व हैं, और फंडामेंटल राइट और इनके बीच, यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी के बीच एक समन्वय है। और दोनों के, क्योंकि एक नियंत्रण रेखा की स्थापना करता है और एक दिशा, किस दिशा में चलना चाहिए इसको बताता है, इसलिए इनके बीच एक समन्वय है। और इस समन्वय से ही उद्देशिका में वर्णित लोक कल्याण की राज्य व्यवस्था को हासिल किया जाएगा। ठीक है, यहां तक बात रखेंगे। शेष बात वन बाय वन फंडामेंटल, वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी पर कल से प्रारंभ करेंगे, देखेंगे।